Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल, उनके सिग्निफिकेंट इवेंट्स उनके टाइम में। तो आज के जो गवर्नर जनरल है वो है सर जॉन शोर, जो कि इंडिया में गवर्नर जनरल थे 1793 से लेके 1798, यानी कि 5 साल तक के लिए। इनके टेन्योर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हुए थे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए आज के स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट इवेंट्स अंडर द गवर्नर जनरल सर जॉन शोर, जो कि 5 साल के लिए थे 1793 से लेके 1798 तक के लिए। इम्पोर्टेंट जो था, एक है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास हुआ था, और दूसरा था बैटल ऑफ खारदा, जो कि निजाम और मराठास के बीच में लड़ा गया लड़ाई था 1795 में। लेकिन इसको जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको देखने से पहले हम ब्रीफली इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सर जॉन शोर है वो 1751 से लेके 1834 तक उनका बर्थ रहा। 1751 में पैदा हुए थे, 1834 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। मैंने आपको टेन्यूर बता दिया कब से कब तक के लिए थे, और एक्सपर्ट थे बंगाल रिवेन्यू सिस्टम के। कलकत्ता आए 1768 में ये कलकत्ता आए एज अ क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। ठीक, फिर वहीं से इनकी करियर की शुरुआत हुई, और ओवर द टाइम फ्रॉम क्लर्क टू ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक, अब देखिए, शोर जो थे वो कंपनी के सीक्रेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में वॉरेन हेस्टिंग के साथ काम करते थे। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। इन्हें पर्शियन और बांग्ला जो भाषा है उस पर बड़ा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने वो भाषाएं सीखी। ठीक, इसी टाइम इन्होंने सीक्रेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया वॉरेन हेस्टिंग के साथ। ठीक, और इंडिया में इनकी शादी इंडियन लड़की से हुई थी, तो ये इनका एक थर्ड पॉइंट है। चौथा है कि 1772 से लेके 85 तक ये आपके चीफ रिवेन्यू एडवाइजर रहे, किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक, और इनको बंगाल रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा नॉलेज था, इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि इनको बंगाली भाषा भी आती थी एज वेल एज पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी, तो इनको वहाँ के कस्टम्स और हैबिट्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्फ्लुएंस द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स to appoint him to the Governor General Council in 1787। और अब मास्टरी थी, किसी को भी अपने और इन्फ्लुएंस कर लेते थे, अच्छे नॉलेजेबल थे, नॉवल पर्सन थे, तो जिसकी वजह से ये ओवर द टाइम प्रमोट होते गए। ठीक, एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ये रिवेन्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे, जो सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी माना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का, तो उसके ये पार्ट आपके प्रेसिडेंट बने आगे जाके। अब देखिए, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाए ये। ठीक, शोर आइडिया पे 1786 से लेके 1790 तक थे। इनका मानना था, ये थर्ड गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग के बाद, उसके सेकंड जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक, ये थर्ड नंबर के गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से डिसअग्री होते थे, किस बात पे? परमानेंट सेटलमेंट का जो इशू था उस पे। इनका कहना था, अपोज थे टू कंक्लूडिंग अ परमानेंट सेटलमेंट अंटिल सफिशिएंट नॉलेज। इनका कहना था कि जब तक सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब तक हम ये परमानेंट सेटलमेंट हमें नहीं लाना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो इन्होंने अपना ये आइडिया जो था 1785 में काउंसिल के सामने रखा। ठीक, तो लोगों ने, कुछ लोग ने सहमति दिखाई, कुछ असहमत थे, नहीं सहमत थे, कुछ लोग इनको साइड करना चाहते थे, लेकिन इनकी जो पकड़ थी काउंसिल में बहुत अच्छी थी, और ये जो अपने नॉलेज के बल पे ही ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक, तो ये तो इनके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इनके टाइम में क्या क्या हुआ। ठीक है, इनका एक और मत था, ये मानते थे कि जो भी, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर यहाँ पे अपना सत्ता जमाना है, तो ये कहते थे कि जो स्टेट्स है उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉस्परस, मतलब कि स्टेट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पॉलिटिकली लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, इन सारे लेवल पे। कहना था कि हम तभी यहाँ पे आपका ज्योग्राफी एरिया जो है गेन करेंगे, या जो सपोर्ट है सिटीजन्स का वो हमें मिलेगा तब, जब हम इन्हें
इन एरियाज को खुद प्रॉस्परस करेंगे, इनको डेवलपमेंट कराएंगे। कुछ लोगों का मानना सही था, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते थे। कुछ का कहना था कि नहीं, हमें बस पैसे से मतलब है, अपना खजाना भरे और निकले यहाँ से, और इनको एक्सप्लॉइट करे। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सर जॉन शोर थे, वो एक्सप्लॉयटेशन के थोड़े से अगेंस्ट थे कि नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर वे में हमें काम करना चाहिए। लेकिन कुछ जो थे वो इनका समर्थन नहीं करते थे। ठीक, तो ये मैंने बता दिया। एक पहला पॉइंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये पास हुआ। जो चार्टर एक्ट है, इसके क्या पॉइंट्स है इसको देख लेते हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, जैसे कि क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू ओवरसी इट्स एक्टिविटीज। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में ही जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर थे वो आ गए, जैसे कि पॉलिटिकल पावर देखना, रेवेन्यू कलेक्शन देखना, ये सारी चीजें। हाँ, इससे क्या हुआ कि ये इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल। अब जो गवर्नर जनरल थे उनके भी पोजीशन को इससे ताकत मिली। हाँ, गिविंग हिम मोर पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को ये पावर मिल गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर है उसको भी ये ओवरराइड कर सकते थे। मतलब इनके ऊपर डिपेंड था कि इस डिसीजन को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को ये एक्सेप्ट करे कि नहीं, या अपना खुद का ये प्रपोज, जो भी आपका आइडिया है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर हुआ आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके डिटेल को देख लेते हैं। ये जो वॉर हुआ था ये किन के बीच हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के रूलर थे 1790 से लेके 1792 के बीच में। ठीक, वॉर जो था एंड कैसे हुआ? इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और काफी बड़ा हिस्सा जो था उनके टेरिटरी का ब्रिटिश ऑक्यूपाइड हो गया। मतलब अब ब्रिटिश राज के अंडर में आ गया, उनके अंतर्गत ये अब ये जो एरिया था, जमीन था, वो आ गया। अब इस पे ब्रिटिश अपना हुकूमत चलाएंगे। ठीक, शोर प्ले अ की रोल इन द निगोशिएशन दैट लेड टू द एंड ऑफ द वॉर। इसमें जो गवर्नर जनरल जॉन शोर थे, इन्होंने एक निगोशिएशन की थी जिसकी वजह से वॉर एंड हुआ। ठीक, फिर मराठा इन्वेशन ऑफ हैदराबाद, जिसे हम खारदा, बैटल ऑफ खारदा भी कहते हैं। खारदा, KHARDA, खारदा या खुरला भी इसे कहा जाता है इस वॉर को। ठीक, तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मराठा इन्वेशन ऑफ हैदराबाद इन 1795, द मराठास कॉन्फेडरेसी इन्वेडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद पे अटैक किया, विच वॉज अ ब्रिटिश अलाय, जो कि एक ब्रिटिश का अलाय स्टेट था। मतलब कि इसके अगर कहा जाए कि अगर जो हैदराबाद का निज़ाम था वो एक अलाय हो गया था, एक फ्रेंडशिप हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो इसका कहना था कि जो भी इसके एनिमी है, कभी भी इस पे अटैक करते हैं तो उसके बिहाफ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी लड़ाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट रहा है। शोर इनिशियली रिफ्यूज टू इंटरवेन, लेकिन जो ये सर जॉन शोर थे, स्टार्टिंग में तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इंटरवेन करें ये वॉर में, लेकिन आखिरी में ये आए। और क्यों आए? क्योंकि कंपनी डायरेक्टर से इन्हें प्रेशर मिला लंदन से, तो इन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया, निगोशिएट कराया। द ब्रिटिश डिफीटेड द मराठास, जिसमें मराठास की हार हुई और ब्रिटिश के थ्रू ये निज़ाम की जीत हुई और निज़ाम को हैदराबाद का पावर दे दिया गया। लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फॉरेन पावर थे वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड किया जाने लगा आपके गवर्नर जनरल के द्वारा, सब्सिडरी अलायंस एक तरह से। फिर आता है शोर का जो टेन्यूर था एज गवर्नर जनरल वॉज मार्क्ड बाय पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये एक पॉइंट ये है कि ये नहीं चाहते थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे, पॉलिटिकल लेवल पे हो गया या आपका सोसाइटी लेवल पे, सामाजिक स्तर पे। ठीक, इनका ये मानना था। दिस पॉलिसी वॉज काउंटर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया कि ये जो पॉलिसी था, अब इनके जो आगे वाले पहले के लोग थे ये नहीं पसंद करते थे, कुछ अग्री होते थे, कुछ नहीं होते थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश राज जो है, अगर इंडिया में इंटरेस्ट इसका बनाए रखना है तो इंडिया को क्या करना होगा? स्टेबल और प्रॉस्परस रीजन में
रहने देना होगा, हम इनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ही ऑल्सो बिलीव दैट द ब्रिटिश शुड इंटरफेयर इन इंडियन अफेयर एज अ लिटिल एज पॉसिबल। जितना कम हो सके इंडियन स्टेट्स के मैटर्स में कम से कम इंटरफेयर किया जाना चाहिए। शॉर की जो नॉन इंटरवेंशन वॉस जो पॉलिसी थी वो क्रिटिसाइज की गई बहुत सारे इनके अपने ही लोगों के द्वारा, ठीक, who argued that it made the British vulnerable to attack from their enemies। जो इनके कंटेम्परेरीज थे, इनके टाइम के लोग थे, उनका मानना था कि इस तरह से तो ब्रिटिश के जो दुश्मन है ये इस पे अटैक कर सकते हैं चारों तरफ से, और जो ये ब्रिटेन का जो उगता सूरज है इंडिया में वो ढल जाएगा, नहीं उदय हो पाएगा। ठीक, ये इसका एक पॉइंट था। लेकिन जो शोर की पॉलिसी थी, इनके टेन्यूर में जो भी रहा है एक अच्छा पीस मेंटेन करके रहा गया, स्टेबिलिटी रही गई है। ठीक, तो ये तो था इनके हमारे सर जॉन शोर जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के 1793 से लेके 98 तक 5 साल के लिए। उनके टेन्योर में जो भी इम्पोर्टेंट आपके इंसिडेंट्स हुए वो मैंने मेंशन किया। पहला था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और दूसरा था बैटल ऑफ खारदा यानी कि बैटल इन्वेशन ऑफ मराठास के द्वारा हैदराबाद पे। ठीक, तो ये पॉइंट से होप आपको ये जो क्लियरिटी होगी क्लियर हो गया होगा इसके थ्रू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।